गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 9 पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज जल्दी से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें। और आज हम शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। तो क्या आप सभी बच्चों को याद है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? उन सभी स्टूडेंट्स को जरूर याद होगा जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस को शुरुआत से देखा होगा, एंड आई होप कि उनके कमेंट्स भी चैट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आ गए होंगे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। यानी कि उनकी एक तरफ से अच्छी खासी रिवीजन भी हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे 9.8। जिनके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है उसे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज शुरुआत करते हैं किस तरह के बॉन्ड होते हैं जिससे मोनोमर्स जो होता है वो अटैच होता है किसी भी लॉन्ग चेन में, यानी कि पॉलीमर में। इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन, amino acids are linked by a peptide bond which is formed when the carboxylic group of one amino acid reacts with amino group of the second, यानी कि next amino acid with the elimination of water। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी को पता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है आपके पास? प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन एक लॉन्ग चेन है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में अटैच्ड होते हैं। अटैच किससे होते हैं? वो अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। इस बारे में तो आप क्लियर होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन क्या होता है एंड प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से आपको रिप्रेजेंटेशन है कि बॉन्ड, ये अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पास एक प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन कैसे बनता है, राइट हैंड साइड पे आपको पिक्चर दिखाई होगी, वो उसमें आप देखेंगे जो आपके पास एमिनो एसिड 1 है एंड एमिनो एसिड 2 है। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पर आपके पास रफ स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि आपके पास 1 अमीनो एसिड है या आपके पास 2 अमीनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीनो एसिड का क्या है आपके पास, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप देख सकते हैं सी टर्मिनस पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पर एमाइन ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। ठीक है, एकदम टिप टू टिप डेफिनेशन के साथ चलेंगे। सेकेंड अमीनो एसिड का एमाइन ग्रुप एंड फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड आपको येलो से भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी कि इनके बॉन्ड की किस तरह से ज्वाइनिंग हो रखी है। तो ये जो येलो बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से एमाइन ग्रुप एंड वहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब अटैचमेंट होती है तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, साथ में रिमूवल ऑफ वाटर। साथ में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। एंड आप सभी को पता है कि जहां पर आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर होगा, उसे क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर जहां पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, साथ में एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के एमाइन ग्रुप से अटैच हो रहा है, तो वहां पर वो बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये उसका नेचर है, ये बॉन्ड का नेचर है कि इस तरह से कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। किसमें बनाएंगे? प्रोटीन के अंदर बनाएंगे। In a polysaccharide, the individual monosaccharide are linked by a glycosidic bond। वहां पर प्रोटीन कैसे बनता है? जब एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? जहां पर आपके पास बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स होंगे। मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सारी टर्म्स हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस है। तो यहाँ पर आपके पास मोनोसेकेराइड है एंड वो कनेक्टेड हो रहे हैं, वो भी, उन्हें भी कोई ऐसे बॉन्ड चाहिए ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो इस बॉन्ड को कहते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जितने भी आपको लाइट ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है ये सारे बॉन्ड क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन। ये जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है? डिहाइड्रेशन के जरिए। डिहाइड्रेशन क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया, कमेंट करके जरूर बताएं डिहाइड्रेशन क्या होता है। That is the removal of water. This bond is formed between two carbon atoms of two adjacent monosaccharide। जो आपस में दो adjacent monosaccharide है उनके बीच में ये बॉन्ड आपके पास बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। In a nucleic acid, a phosphate moiety links the third carbon of one sugar
of one nucleotide to the 5' carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. ये आप सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड में एक फॉस्फेट बनता है। देखो कैसे, आप सभी ने ये सब चीजें पढ़ रखी है। आपके पास डीएनए होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये भी आपको पता है, यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। एक जो है आपके पास स्टार्ट होगा 3' से लेकर 5' तक, ठीक है, जो एक साइड होगी, एंड दूसरा जो होगा वो स्टार्ट होगा 5' से लेकर 3' तक, यानी कि एंटी पैरेलल चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि आपके पास अगर इस जगह पर कोई भी पोजीशन पे आपके पास न्यूक्लिक एसिड पड़ा हो, तो इस पोजीशन पे उसका अपोजिट वाला न्यूक्लिक एसिड पड़ा होगा, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन ईस्टर बॉन्ड। तो जो बॉन्ड होता है आपके पास स्टूडेंट्स, ये टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जो बॉन्ड होता है आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप के बीच में एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, उसे क्या कहते हैं हम? ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। व्हाट द नेम इज कॉल्ड? ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। एज देयर इज वन सच ईस्टर बॉन्ड, आइदर साइड पर एक ही ईस्टर बॉन्ड होता है, तो उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। तो एज यूजुअल जैसे हम किसी की नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर एक ही साइड पर बॉन्ड होगा दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अदरवाइज आपके बीच में जो बॉन्ड होगा फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल के बीच में किसी भी शुगर के, दैट इज ईस्टर बॉन्ड। अब हम थोड़ा सा राइट साइड के पिक्चर पे चलते हैं कि जहां पर देखो डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2O का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता रखा है कि H2O का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल होने के बाद जो बॉन्ड बनता है आपके सामने, दैट इज मार्क्ड, जिसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मोनोसेकेराइड्स के बीच में बनता है। एंड नीचे वाले पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा जो फॉस्फेट ग्रुप है आपके पास और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH वाला ग्रुप। तो OH एंड फास्फोरस के बीच में जो आपके पास बॉन्ड होगा उसे कहते हैं हम ईस्टर बॉन्ड, उसे कहते हैं हम ईस्टर बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड क्या होता है एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। रिकैप करते हैं इन बॉन्ड्स को। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि अब तक हम ये 4 बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे को इन चारों बॉन्ड्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा दैट आई हैव अ डाउट इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आपके लिए स्टूडेंट, सिर्फ आपके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इनकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। मेरा मेन पर्पस है कि आपको इन सारी बायोलॉजी टर्म्स की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो नीट के लिए आगे अपीयर होंगे। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एग्जिबिटेड बाय डीएनए इज द वेटसन-क्रिक मॉडल। तो जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं, तो जिसका मेन एग्जाम्पल है डीएनए। डीएनए के द्वारा एक थ्योरी दी गई, एक मॉडल दिया गया जिसे कहते हैं वेटसन-क्रिक मॉडल। अब क्या कहते हैं ये वेटसन-क्रिक मॉडल? दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स। स्टूडेंट्स एकदम फोकस के साथ स्क्रीन पे देखना एंड मेरी बात पे फोकस करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि वेटसन-क्रिक मॉडल क्या कहता है। तो ये मॉडल ये कहता है कि डीएनए जो होते हैं ना आपके पास, डीएनए, जैसे डीएनए का वर्ड आपके माइंड में आए तो आपके मन में कुछ इस तरह का डायग्राम रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए, जैसे कि आपको साइड में पिक्चर में भी दिखा रखा है। राइट हैंडेड स्ट्रैंड जो डबल हेलिक्स से बना हुआ है। हेलिक्स जो शेप होती है ना, वो होती है जैसे आपको पिक्चर में दिखाई गई है। तो यहाँ पर एक डबल हेलिक्स बनता है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टैंड जो होता है वो 3' से 5' तक जाता है और दूसरा स्टैंड जो होता है आपके पास वो 5' से 3' पे आता है। तो यानी कि एक दूसरे की अपोजिट चलते हैं। एज वेल एज क्या होता है, जो इनके अंदर के न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी क्या होते हैं, इससे अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है 5' से 3' और एक होता है 3' से 5'। तो ये क्या दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि डीएनए की क्या हुई कि वो एंटी पैरेलल होते हैं। नंबर 1 इज डबल हेलिक्स, नंबर 2 इज एंटी पैरेलल। द बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। तो इनका जो बैकबोन होता है वो कैसे बनता है, फॉस्फेट शुगर चेन से। एज यू कैन सी इन द डायग्राम इन द पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो आपके पास व्हाइट व्हाइट रिप्रेजेंट है, तो ये होता है इनका बैकबोन।
जिससे वो पूरी तरह से स्टेबल रहते हैं। तो उसे किससे बना होता है? वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना होता है। द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड more or less perpendicular to this backbone but face inside। तो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस क्या होता है? जो आपके पास एडिनाइन, थाइमाइन, ग्विनाइन, साइटोसाइन, ये सारी चीजें होती है, दैट इज नाइट्रोजन बेसिस। तो ये क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर सिचुएटेड होते हैं। परपेंडिकुलर सिचुएटेड होते हैं, एज यू कैन सी, ये आपके पास व्हाइट वन जो है इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गई, और यहाँ पर जो ये है स्टैंड्स लगे हुए हैं, इफ आई चेंज द कलर, तो यहाँ पर जो स्टैंड्स लगे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं। A and G of one stand compulsorily base pairs with T and C। तो A जो है T के साथ कंबाइन करता है, और जो आपके पास G है वो C के साथ कंबाइन करता है। ऑन द अदर स्टैंड, यानी कि आपको दिखा भी रखा है कलर करके, ए जो है वो टी के साथ ग्रुपिंग करता है आपके सामने, एंड जो जी है आपके पास ग्विनाइन, वो साइटोसाइन के साथ ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट फेसेस में ये बनते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा वैटसन क्रिक मॉडल क्या है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले हम रिकैप कर ले कि हमारी क्या है प्रॉपर्टीज डीएनए की, यानी कि वैटसन क्रिक मॉडल की, कि डीएनए जो होता है आपके पास डबल हेलिक्स होता है, एंटी पैरेलल होता है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, शुगर फॉस्फेट चेन बनती है उसकी, एंड जो उसमें नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, यानी कि ए जी जो है पेयरिंग करते हैं, बेस पेयर्स होते हैं टी सी के साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, डायग्राम को एकदम क्लियर देखते हुए चलते हैं। ये फर्स्ट जो पिक्चर है आपके सामने वो तो है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जैसे व्हेन आई वाज आल्सो इन 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11th क्लास में थी तब भी मुझे ये डायग्राम इतने क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं था। बेसिकली काफी अच्छा आप समझाया गया है कि यहाँ पर आपके पास 5 डैश से लेकर 3 डैश तक चलता है, ठीक है, और यहाँ पर 3 डैश से लेकर 5 डैश तक चलता है अपोजिट, ठीक है, एंड यहाँ पर इसको पूरा इलेबोरेट करके आपको दिखा रखा है, लेकिन कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ही यहाँ पर डीएनए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पर आपके पास दो स्टैंड्स होते हैं, 5 डैश से लेकर 3 डैश तक होता है, एंड 3 डैश से लेकर 5 डैश तक होता है। ये हो गए एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ऊपर से कितने स्टैंड है? एक तो ये वाला स्टैंड हो गया आपके पास, और एक ये वाला हो गया, तो दो स्टैंड हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गए? डबल हेलिक्स हो गए। टू प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। अब तीसरे में क्या था आपके पास, कि कई बार क्या होता है, ये देखो ये चीज जो है परपेंडिकुलर है आपके पूरे बैकबोन से, तो ये परपेंडिकुलर है, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। आपके पास जो बेस पेयर है वो परपेंडिकुलर है आपके शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी आपके पास। और आपके पास अगर कलर से और क्लैरिफाई करना है आपको, तो बेसिस है आपके पास एडिनाइन, जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होगा वो एडिनाइन है आपके पास, फिर साइटोसाइन ब्लू कलर से, येलो कलर से ग्वेनाइन, एंड थाइमाइन जो है रेड कलर से। तो इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो ए की कॉम्बिनेशन होगी वो किसके सामने होगी? टी के सामने होगी, राइट, एंड जो जी की कॉम्बिनेशन होगी वो किसके सामने होगी? दैट इज सी के सामने होगी। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? ए मतलब ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ पर फोकस करें तो ए ग्रीन कलर है, एंड रेड वन क्या है आपके पास? थाइमाइन। तो इस तरह से ये दो जो है अपोजिट फेस कर रहे हैं, एंड सिमिलरली जो येलो वन है वो ब्लू के अपोजिट फेस कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के सामने कर रहे हैं, तो ए टी के साथ कॉम्बो बनाएगा एंड जी सी के साथ कॉम्बो बनाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक एक स्टैंड आपको दिखा रखा है, इसे हम बेस पेयर कहते हैं। ये फॉस्फेट जो पिंक रंग से आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, फॉस्फेट शुगर की, यानी कि आपके सामने क्या आता है, ये जो आपके सामने पूरी चेन बनी हुई है शुगर फॉस्फेट की, तो जो पिंक कलर की चीजें है दैट इज द फॉस्फेट, एंड जो येलो वन है शुगर, इसलिए इसे कहते हैं कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना होता है। दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप भी यहाँ पर लगा होता है। तो आई होप आपको ये डीएनए का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डीएनए स्ट्रक्चर हैज बीन क्लियर्ड। तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगी, बस यू शुड हैव कमेंट, आप कमेंट करना है डीएनए स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, गाइस काफी सपोर्ट मिलेगा, इट रियली मोटिवेट्स मी। तो स्टार्ट करते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करके समझते हैं। वैसे तो हमने सारा कुछ चीजें पिक्चर से समझ ली है, बट एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काफी चीजें हमारी रहती है। There are two hydrogen bonds between A and T.
ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसे समझते हैं स्टूडेंट। आपको मैं अभी से बता रही हूँ कि ए जो है वो टी को फेस करेगा, और ये हमने डायग्राम से भी देख लिया कि ग्रीन वाला जो है ब्लू के साथ फेस करा था। लेकिन ये कितने बॉन्ड से फेस करेगा? 2 बॉन्ड से। यानी कि ए जो है 2 के सामने आएगा जब दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। सिमिलरली जो जी है आपके सामने, यानी कि ग्वेनाइन, वो साइटोसाइन के सामने तब आएगा जब बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? दैट इज 3 बॉन्ड्स। तो ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आए हुए क्वेश्चंस एमसीक्यूज में, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइंड होंगे। ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस। तो हर स्टैंड जो होगा एक हेलिकल स्टेयरकेस की तरह दिखेगा। आप राइट साइड डायग्राम या पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे हमारी स्टेयरकेसेस होती है वैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। ऑलराइट, ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ बेसिस। यानी कि जिस पे ये हम चलते हैं उसे क्या कहते हैं? बेस पेयर्स कहते हैं। At each step of ascent, the stand turns 36 डिग्री से 36 डिग्री जो है वो मूव करेगा। यानी कि कितनी एंगल पर सीढ़ियां जो है आपके पास मूव कर रही है? दैट इज 36 डिग्री। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्टैंड इवॉल्व करता है 10 बेस पेयर। यानी कि कितनी स्टेयर केसेस है हमारे पास? ये कितनी है? 10 होंगी। ठीक है, टोटल एक डीएनए में 10 होगी, और 10 बेस पेयर्स कह सकते हैं हम। जितने स्टेप्स का मतलब यहाँ स्टेयर केसेस के अकॉर्डिंग बताया, और डीएनए के पर्पस के लिए हमने बेस पेयर्स यूज किया। अटेम्प्ट ड्राइंग लाइन डायग्राम, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनाने की। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने डीएनए का डायग्राम की प्रैक्टिस करके, चाहे वो कैसा भी बने, यू शुड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करके भी डीएनए की डायग्राम की मुझे शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप क्या कर सकते हैं? यू कैन सेंड एसएस स्क्रीनशॉट। पिच जो है वो कितनी होती है इनकी? 34 एंगस्ट्रॉम, एंड द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि 10 बेस पेयर आपके पास, तो इस हिसाब से जो कितने राइज अप होगा बेस पेयर, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये थी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए स्ट्रक्चर की, कि जो ए और टी के बीच में बॉन्ड होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हेलिकल स्टेयरकेस की तरह इनका स्ट्रक्चर दिखता है। 36 डिग्री से ये बेंट होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। एंड आप डायग्राम बना के मुझे जरूर शेयर करिएगा। एंजाइम्स 9.12 पे चलते हैं, दैट इज एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, वो प्रोटीन्स होते हैं। एंड यू नो वेल, आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स linked with a peptide bond. There are some nucleic acid that behave like enzymes. कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह के न्यूक्लिक एसिड को जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। हम चाहे तो एंजाइम को एक लाइन डायग्राम की करके भी बना सकते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो एक एंजाइम का कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। यानी कि वहां पर भी अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है। प्रोटीन में प्रोटीन होता है आपके पास, उसमें काफी सारे अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन होती है, और वो किससे जुड़े होते हैं? दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एंजाइम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर। व्हेन यू लुक एट अ टर्शरी स्ट्रक्चर, यू विल नोटिस that the backbone of the protein chain holds upon itself. यानी कि एंजाइम के प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। और जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि जो प्रोटीन चेन की जो बैकबोन है ना, वो खुद से ही फोल्डेड होती है। आपने टर्शरी स्ट्रक्चर भी तो देखा था प्रोटीन का, किस तरह से 3D स्ट्रक्चर आपस में फोल्डेड होता है। सेम लाइक एंजाइम, द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ। वो अपने आप को ही क्रिस क्रॉसेस करती है, यानी कि ऐसे ऐसे जैसे मर्जी बनी होती है, लेकिन क्रिस क्रॉसेस होती है, काफी सारे इसमें फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। मान लो वन सच पॉकेट जो होती है वो एक्टिव साइट होता है। इनमें से किसी भी एक पॉकेट को एक्टिव साइट होती है। अब एक्टिव साइट क्या होता है? ध्यान से फोकस के साथ डायग्राम में देखते हैं। ये रफ डायग्राम है आपके सामने, ये 3D स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया। किसका? प्रोटीन का कह लो या फिर एंजाइम्स का कह लो। हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं तो हम एंजाइम्स कहेंगे। इन्हीं सब
पॉकेट्स में से ये सारी पॉकेट्स बन जाती है, 1 2, ये जितने जितने आपको स्पेसेस दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, और क्लोज्ड स्पेसेस, ये क्या बन जाते हैं, पॉकेट्स बन जाती है। ठीक है, ये एंजाइम्स की पॉकेट्स बन जाती है जो मैंने ग्रीन से मार्क की है। लेकिन इनमें से ही, सारी नहीं, इनमें से ही कुछ जो ऐसी होती है ना, वो क्या बन जाती है, एक एक्टिव पॉकेट बन जाती है। जैसे मैं ऑरेंज से मार्क कर रही हूँ, दिस इज एक्टिव पॉकेट, तो इसी को कहते हैं एक्टिव साइट। क्योंकि हमने एंजाइम्स के बारे में बहुत पढ़ा है ना कि एंजाइम्स जो होते हैं काफी एक्टिव होते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को काफी ज्यादा फास्ट बना देते हैं। तो सिमिलरली हियर, कि यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर क्या है कि जब वो 3D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होते हैं, जब वो 3D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या बना लेते हैं, एक्टिव साइट। तो दिस साइट इज नोन एज एक्टिव साइट। An active site of an enzyme is a क्रेवाइस यानी कि पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। तो यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसी जैसे तैसे कुछ भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये स्टूडेंट्स ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर तभी तो हम अच्छे से एंजाइम को डिफाइन कर पाएंगे। ये मान लो ये इसकी एक्टिव साइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही आकर क्या करते हैं, सबस्ट्रेट जो है फिक्स होता है, यहीं पर ही कोई सबस्ट्रेट होगा, वो आकर क्या होगा, फिक्स होगा इसी एक्टिव साइट के अंदर। Thus, enzymes, though their active site catalyze reaction at high rate, हमने अभी पढ़ा कि enzymes जो होते हैं वो कैटेलाइज कर देते हैं किसी भी रिएक्शन को हाई रेट पे, यानी कि कोई रिएक्शन अगर आपके पास स्लोली परफॉर्म हो रही होगी, तो ये एंजाइम की वजह से वो काफी ज्यादा फास्ट होनी शुरू हो जाती है। एंजाइम कैटेलाइजेस डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटेलाइज इन मेनी वेज। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से काफी सारे तरीकों से अलग होते हैं, बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। बट एक जो मेजर डिफरेंस है ना इनके बीच में, वो बताना काफी इंपॉर्टेंट है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स आप सभी को। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड एन एंजाइम? एक एंजाइम के बीच में और एक इनऑर्गेनिक कैटलाइसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इनऑर्गेनिक कैटलाइज वर्क एफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर्स। तो स्टूडेंट्स फोकस के साथ स्क्रीन पे जरूर देखना एंड मेरी बात पे पूरा फोकस करना। इनऑर्गेनिक कैटलाइज होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर्स पर एंड हाई प्रेशर्स पर, वेयर एज एंजाइम्स गेट्स डैमेज एट हाई टेम्परेचर। 40 डिग्री से ज्यादा, 40 डिग्री से ज्यादा पर एंजाइम वर्क ही नहीं करते हैं, बल्कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं अच्छे से और हाई प्रेशर्स पे भी काम करते हैं। However, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperatures are stable. But जो enzymes होते हैं, कुछ ही ऐसी conditions होती है, extremely high temperatures पे कैसे रहते हैं, stable रह पाते हैं and retain their catalytic power even at high temperatures। और फिर वो अपनी जो catalytic power है, यानी कि किसी reaction को कैसे catalyze करना है, उसको वापस पा लेते हैं high temperatures पे, जैसे कि 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर। Thermal stability is important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है आपके पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के डिफरेंसेस में। यानी कि आपको सिंपल सा एक नॉर्मल सा डिफरेंस ये पता लगा कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वर्क कर सकते हैं एंड जो एंजाइम्स है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा पर तो वर्क कर ही नहीं सकते। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इनऑर्गेनिक एंड एंजाइम की एक्टिविटी पर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को, थम्स अप बटन, इट रियली मोटिवेट्स मी स्टूडेंट्स। कमेंट करें जितने भी क्वेश्चंस अभी वीडियो में पूछे गए हैं, ताकि मुझे आपकी एक पार्टिसिपेशन दिख सके, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिख सके। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को एंड साथ में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।